आप सभी का पुनः हमारे कार्यक्रम पॉलिटी रिवीजन सेक्शन में हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन सेक्शन में पिछली कड़ी में हमने सिटीजनशिप पे रिवाइज किया था और देखा था कि सिटीजनशिप पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह रिवीजन सेक्शन केवल आपको क्वेश्चंस को रिवाइज करवाता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आप एग्जामिनेशन में जाने के दौरान भूल जाते हैं और फिर उसमें मैं आंसर रिलीज करता हूं। ये बात अलग है कि आंसर मैं अगले चैप्टर में रिलीज करूंगा, किंतु आपके नॉलेज का टेस्ट या एग्जामिनेशन में आप किस तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को बनाए रखते हैं उसका टेस्ट यहीं पर हो जाता है। तो कृपया इन लेक्चर्स को आप ना भूलें, या फिर यूं कहें कि इन क्वेश्चंस को आप ना भूलें। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस अक्सर दोहराए जाते हैं, कभी पीसीएस में, कभी आरओ एआरओ की परीक्षा में, बीपीएससी में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, एमपी पीसीएस आदि के लिए ये समान रूप से यूजफुल हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो आप स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चंस को लेकर के। खैर इसके क्वेश्चंस पे मैं पूछूं तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको दे ही दूं जिसके बारे में आपको जानकारी है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, या यूं कहें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है और कुल 12 से लेकर 35 अनुच्छेद हैं। 12 to 35 आर्टिकल्स हैं। कुल इनकी संख्या लगभग 23 है और ये टोटल हमें 6 भागों में प्राप्त हैं, यानी कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 7 टाइप्स के राइट्स थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपके 7th राइट टाइप के राइट को, जो कि आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको हटा दिया गया था। और आप सब इन बातों से अच्छी तरह से परिचित हैं। तो कुल मिलाकर के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही प्रॉपर्टी के राइट्स को हटाया गया था। ये बात आपको याद रहनी चाहिए और आपको याद भी होगी, लेकिन ये मत अंदाजा लगाइए कि इससे आप क्वेश्चन सारे सॉल्व ही कर ले जाएंगे जो मैं आपके बीच रखूंगा। और अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस को, यानी करंट में 6 टाइप्स के हमें राइट्स प्राप्त हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो अब इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्जामिनेशन में प्रायः आप गलत करके आते हैं या फिर भूल चुके होते हैं। तो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इनको पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद भी आप भूल चुके हैं। तो अब ऐसे में जब आगामी परीक्षाएं सिर पर हैं तो इनका रिवाइज कर लेना बहुत जरूरी है और यहीं से आपका टेस्ट भी हो जाएगा। और इसके आंसर को मैं डीपीएसपी वाले सेक्शन पे रिलीज करूंगा। जैसा कि सिटीजनशिप पढ़ाते वक्त उसके जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसका आंसर मैं यहां पर रिलीज करने वाला हूं। तो लेट अस स्टार्ट। टेस्ट योरसेल्फ बिफोर रेस। तो पहला क्वेश्चन है मेरा फंडामेंटल राइट से कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कॉल्ड और नोन एज द पोस्टमार्टम। ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस। पहला है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, दूसरा है परमादेश यानी मंडमस, तीसरा है उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी, और चौथा है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। क्या आपका तैयार है यह प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? यदि नहीं है तो एक बार याद जरूर कर लें, आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए सहायक साबित होगा। और फिर यह मत कहिएगा कि मैंने रिवाइज नहीं कराया था। ध्यान रखिएगा मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लाया हूं यह लेक्चर। खैर जो नॉन स्टूडेंट्स हैं मेरे या दूसरी संस्थाओं में पढ़ते हैं वे भी रिवाइज कर सकते हैं, तो तब तक तो आंसर आप सोच ही लेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है, तैयार है आपका? नाउ अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले कब की गई थी, यानी व्हेन वर द फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट डिमांडेड इन इंडिया। क्या है आपके दिमाग में आंसर चल रहा है? पहला ऑप्शन मैं आपके बीच में रख रहा हूं। ए है 1895 1895, बी है 1928 1928, सी है 1931 और डी है आपका 1927 महाड सम्मेलन और महाड कॉन्फ्रेंस। आप किस पे आंसर लॉक करना चाहेंगे? अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न है हमारा, विधि के शासन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ? ऑप्शन मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप जो उचित लगेगा उसको लॉक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी ऑल लॉस फॉर वन एंड वन जस्टिस सिस्टम फॉर ऑल। बी ऑप्शन है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जस्टिस सिस्टम फॉर ऑल।
सी आपका ऑप्शन है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी कि वन लॉ फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल या जुडिशियल सिस्टम फॉर ऑल। और डी है उपयुक्त में से सभी, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शंस। कौन सा आंसर होगा? शायद आपको क्वेश्चन फालतू का लग रहा हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो जाहिर सी बात है यूपीपीसीएस में पूछे जाने की संभावना या आरओ एआरओ के एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आ रहे हैं अगले सेक्शन पे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या आपका तैयार है फंडामेंटल राइट्स? तो इसके भी आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है मेरा, किन्नरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनके लिए अलग श्रेणी पहचान को कब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया? यानी व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द सेपरेट जेंडर कैटेगरी आइडेंटिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। जी हां, आपका तैयार तो है ही फंडामेंटल राइट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अदरवाइज रिलीज तो मैं करूंगा ही आंसर नेक्स्ट कड़ी में। अब हम आते हैं अगले सेक्शन में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 क्वेश्चन, इसको बारीकी से आप तैयार कर लीजिएगा। आंसर तो मैं रिलीज करूंगा ही डीपीएसपी वाले पार्ट में, और इसकी इंपॉर्टेंसी को आपको समझना होगा, अदरवाइज दिक्कत कर सकता है, चाहे आप जितना भी एफआर पे कमांड रखे हों। तो 5th क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। एंड ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 4 ऑप्शंस हैं, 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। क्या आपकी याददाश्त, मेमोरी और इंटेलिजेंस का जो कॉम्बिनेशन है इस 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है? अगर नहीं तो एक बार आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्वेश्चन है कि भारत में संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार कौन सा अधिकार है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार कौन सा अधिकार है? विच राइट इज द राइट टू फॉर्म इंस्टीट्यूशंस एंड एसोसिएशंस इन इंडिया? ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। क्या यह अधिकार यानी संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ है? ऑप्शन ठीक से सुनते रहिएगा। ए। फिर है ऑप्शन बी केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। क्या यह राइट केवल इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है? फिर है ऑप्शन सी विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यह है। फिर उसके बाद है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ध्यान रखेंगे फॉर्म इंस्टीट्यूशन एंड फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन, इन चारों में किसके अंदर आते हैं? आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बगल में लिखा गया है, माइंड मैप कर सकते हैं इन क्वेश्चन से और रिवाइज भी कर सकते हैं। अगले हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार नहीं है? यह भी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। यानी which of the following fundamental rights is not fundamental right enjoyed by any Indian? यानी it is not fundamental rights as a fundamental rights enjoyed by an Indian। तो सबसे पहला है आपका लैंगिक समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू जेंडर इक्वलिटी। क्या यह सभी इंडियंस को प्राप्त है फंडामेंटल राइट्स के रूप में? इसको आपको सोचना है। फिर उसके बाद है ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में बसने का अधिकार, राइट टू सेटल इन द एरियाज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर है उसके बाद ऑप्शन डी यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि
अगर हम आपको देखते हैं, यहां पर जो आपका ऑप्शन आ रहा है डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है आपका? अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन पहला आ रहा है राइट टू जेंडर इक्वलिटी, यानी कौन सा मूल अधिकार नहीं है। दूसरा आ रहा है राइट टू सेटल इन द एरियाज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर उसके बाद आ रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन, और फिर आ रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। यानी कि शब्दों को मैंने और स्पष्टता से आपके बीच में रख दिया है और आप बताएंगे कि कौन सा राइट्स है इसमें। सोचिए जरा सा एक बार कि अगर ये रिवाइज मैं नहीं कराया होता तो क्या आपका ये क्वेश्चन तैयार था? हो सकता है किसी का तैयार हो, किसी का ना तैयार हो, लेकिन इसी बहाने आपका रिवीजन हो जा रहा है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, यानी प्रश्न 8 पर। 8वां प्रश्न है मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी किस संस्था को प्राप्त है। Which of the following institution has a right to impose reasonable restrictions on your fundamental rights? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, इंग्लिश वाले समझ ही रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी संसद मीन्स पार्लियामेंट। ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ। ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स उसकी कोलेजियम के परामर्श से राष्ट्रपति क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या उस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। तो सोचिए 8 ही क्वेश्चंस हैं, आंसर अगले लेक्चर में रिलीज करूंगा। तब तक आप चाहे तो अपने बुक्स में इसको देख सकते हैं या वीडियो को बार बार देख करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल तो ये हो गए आपके फंडामेंटल राइट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखें इसके बाद एक मेरा प्रश्न आपसे है अंतिम चलते चलते कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा किसे कहते हैं? ए प्रस्तावना यानी प्रिम्बल, बी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, सी आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। इन तीनों में से किसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है? आपको कोई और लगता है तो उसे बता सकते हैं। हालांकि जो मैं 8 क्वेश्चंस दिया हूं इसमें ये बात शामिल नहीं है, लेकिन इसको तैयार कर लीजिएगा, यह भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपके बीच में मैंने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक्स को रिवाइज करा दिया। अब आते हैं सिटीजनशिप पे, जो मैंने पिछला लेक्चर लिया था उसके आंसर क्या हैं। तो उसके आंसर को बताऊं तो मैं बता दूं कि इस पर सबसे सटीक और सबसे पहले कमेंट किया था रेस आईएएस नामक संस्थान के स्टूडेंट शिशिर श्रीवास्तव ने। जी हां, शिशिर श्रीवास्तव का आंसर लगभग सबसे पहले और सबसे सटीक था, और ये रेस आईएएस कपूरथला ब्रांच के स्टूडेंट हैं। और इनका आंसर था पहला 1949, बिल्कुल सही है। दूसरा आंसर था आर्टिकल 10, ये भी बिल्कुल सही, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड का आंसर उन्होंने आंसर दिया नन ऑफ देम, ये सिटीजनशिप की बात हो रही है जो क्वेश्चंस मैंने वहां पूछे थे। थर्ड का आंसर दिया था नन ऑफ द एबव, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ आंसर दिया था इन्होंने, फिफ्थ का आंसर दिया था इन्होंने पार्लियामेंट। 5वें प्रश्न का उत्तर है संसद, यह भी बिल्कुल सही है। 6वें प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया था होम मिनिस्ट्री, जी बिल्कुल सही है सिटीजनशिप पे, यानी वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर है होम मिनिस्ट्री। क्वेश्चन क्या था कि उन क्वेश्चन मेरे बीच है नहीं, सिर्फ आंसर सेट है, तो इसके लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं। फिर 7वां इन्होंने थोड़ा सा आंसर हल्का सा मिस्टेक कर दिया था, या यूं कहते कि बहुत जल्दी में शिशिर ने प्रयास किया, तो इसकी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया हो। इन्होंने आंसर दिया था ज्यूज या यहूदी। खैर इसका आंसर यहूदी और मुसलमान दोनों होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे और सिटीजनशिप पे जो मेरा लेक्चर था उसके आंसर भी मिल गए होंगे। और अगले में फिर हम मिलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ कल या परसों। और देखिए इतना क्विक रिवीजन आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं,
कि एक दिन में एक टॉपिक लगभग पूरा हो जा रहा है। यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ये टेक्निक पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको में भी अगर आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप सिविल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने सगे संबंधियों जो कि तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर सकते हैं लेक्चर्स, या फिर आपका जो सबसे प्रिय व्यक्ति है, सबसे प्रिय मित्र है या सहेली है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो आप चाहेंगे कि आपके अलावा वो भी सेलेक्ट हो, तो कम से कम उस तक तो शेयर कर ही दीजिए यदि आप उसे सच्चे दिल से चाहते हैं। तो फिर मिलता हूं डीपीएसपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।